मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया को। और आज हमारे साथ सैयद सफीउल्लाह साहब हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेडीएस के हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के। सर आपके बुलाने का मकसद ये था कि 5 से 6 महीने में कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन है। जेडीएस पार्टी की तैयारी कैसे चल रही? देखिए, जेडीएस में तकरीबन 2 साल पहले से मिशन 1 2 3 बोल के कुमारस्वामी एस.डी. कुमारस्वामी साबिक हमारे वज़ीर आला ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें सारे ऑफिस बेरर्स और सारे जेडीएस वर्कर्स को बुला के ट्रेनिंग सेशंस रखा गया। और वो ट्रेनिंग सेशन के बाद सारे जेडीएस ऑफिस बेरर्स और वर्कर्स तैयार होके अपनी अपनी जगह बूथ लेवल तक भी वापस वो गए हैं, वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद एक जनता जलधारे प्रोग्राम करके पूरे स्टेट में पानी का इंतज़ाम सबके लिए, पानी की सप्लाई और किसानों के लिए और पीने के लिए हर गांव में, हर देहात में पानी कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में लोगों को आगाह करने के लिए जनता जलधारे प्रोग्राम किया गया। अभी हाल ही में एक पंचरत्न प्रोग्राम के तहत बहुत सारी स्कीम्स जो हमारी हुकूमत आने के बाद जो स्कीम्स के ऊपर जो स्कीम्स हमें लागू करने का हम लोगों ने सोचा है, हमारी पार्टी ने उसको सामने रखकर सब लोगों में आम करने के लिए पंचरत्न प्रोग्राम हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुक, हर देहात में जा रहा है। सर आपने गुजरात और हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन तो देखा ही है। उसके बाद हमेशा से ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है जेडीएस को बीजेपी की बी टीम मानती है और ये कहती है कि आप मुस्लिम के वोट को कट करते हैं। इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, जेडीएस को बी टीम कहने से उससे पहले ये सोचना चाहिए कांग्रेस के लीडरान को कि जेडीएस कब से है। क्या जेडीएस कल परसों उठ के आ गई जो बी टीम बन गई? जेडीएस बहुत ज़माने से है, बहुत अरसे से है और जेडीएस ने हुकूमत भी की है। अब बी टीम कहने से बी टीम या सी टीम या डी टीम हुकूमत तो नहीं कर सकती, ये टीम ही कर सकती है। तो 2 मरतबा जब जेडीएस ने हुकूमत की है, उससे पहले जनता दल ने हुकूमत की है, इसको बी टीम या कुछ और कहना, नाम देना, ये साफ दिखाता है कि उन्हें कुछ अपने बारे में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस के ना होना साफ बतलाता है कि दूसरी पार्टियों को ये बी टीम सी टीम कहते हैं। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि ये सोचें उनके कैंडिडेट्स कैसे जीत कर आना है। दूसरा ये एक और बहुत अहम बात है। देखिए, अभी हाल ही में बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है हमारी रियासत में, रियासत कर्नाटक में। और ये हुकूमत कैसे बनी? 17 लोग जब दोनों पार्टियों से छोड़ के बीजेपी में चले गए, वो 17 में 3 सिर्फ जेडीएस के थे। हर जगह होते हैं ऐसे, लेकिन कांग्रेस के 14 लोग जो गए, इन्होंने कौन सी टीम बोलकर, किसका नाम बोलकर वोट लिया था भाई? ये सब जो है सेक्युलर अपने आप को बताकर और कांग्रेस की हिस्ट्री को अपने साथ में रख के और आज़ादी से पहले कांग्रेस ने आज़ादी के में जो हिस्सा लिया था वो सब सामने पेश करके मुसलमान भी उससे गुरविदा होकर, उससे असरअंदाज होकर उन्हें वोट दिया। ये सोच करके ये तो सेक्युलर है लीडरान। उसमें से 14 लीडरान अगर निकलते हैं एमएलए जो जीत कर आए हैं, जो हार गए उसमें कितने हैं पता नहीं, लेकिन 14 जाकर वहाँ हुकूमत बनाते हैं बीजेपी की। अब पूरी बीजेपी की हुकूमत चल रही है। अब जब से बीजेपी की हुकूमत आई है उस वक्त से हमारे कर्नाटक रियासत में क्या क्या काम हो रहे हैं। अवाम के काम कम हैं, अवाम में नफ़रत का माहौल बढ़ाना ज़्यादा है। ये ख़त्म होता नहीं नफ़रत का इनका मामला, दूसरा नफ़रत का इनकी स्कीम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया हिजाब के बारे में। हिजाब से पहले और बहुत सारे नफ़रत के काम इन्होंने किए, लेकिन हिजाब का बहुत बड़ा मसला बनाया इन्होंने। लड़कों को तैयार करके उन्हें केसरी शाल दिलाकर, पैसे देकर उन्हें हमारी लड़कियों के कॉलेजों में जाकर उन्हें एहतजाज करने पर उकसाया गया। और उसको लेकर अभी ख़त्म नहीं हुआ, इतने में फिर मुसलमानों को दुकान रखने से रोका गया। सब जगह कहीं भी मेला लगता है, वहाँ मुसलमान जो बिजनेसमैन हुआ करते थे उन्हें रोका गया। ठीक है सर, ये बीजेपी का छवि जो है और बीजेपी जो करती आ रही है ये सबको पता है,
मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंसीडर करती है बीजेपी आपको बीट, अब उसमें जो लोग आपने कहा कि 14 जो चले गए, ये जो 14 लोग थे ये कहते थे कि सिद्धरामैया मेरे दिल में बसते हैं और सिद्धरामैया को मुसलमान कुछ भरोसा करते हैं, उन्हीं को चेहरे देख के उन्होंने लोगों को वोट दिया। तो क्या सिद्धरामैया ने इन 14 लोगों को रोकने में कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिद्धरामैया जी और कांग्रेस दोनों को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए था कि इनको जाने से रोकें, लेकिन ज़रूर ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी कमज़ोरी कांग्रेस में भी है, जिसकी वजह से 14 लोग वहाँ गए और इनकी कमज़ोरी की वजह से ही 14 लोग वहाँ गए। और मैं बीजेपी की कारकर्दगी के बारे में इस तरफ निशानदही इसलिए कर रहा था क्योंकि इन्हीं की कोशिश से, इन्हीं के इस करतूत से बीजेपी की हुकूमत आई, इन्हीं के इस करतूत से बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। जो रियासत कर्नाटक में जो बजरंग दल और ये करने बहुत सारे सेनाएं बनाकर उससे मुसलमानों के हर काम में नुकसान पहुंचाने का और हिंदू मुस्लिम में नफरत पहुंचाने डालने के काम कर रही है, इसकी सारी वजह जो है, अगर बीजेपी की हुकूमत ना बनती तो ये नहीं होता था। और बीजेपी ये हुकूमत आइंदा फिर चुन के आने के लिए एक पोलराइज करने के लिए वोटिंग ये सब काम कर रही है। और ये सब उसे ताकत इसलिए मिली क्योंकि ये 14 एमएलए जिन्हें सेक्युलर समझकर मुसलमानों ने वोट दिया था वो वहाँ पे चले गए। और वो 14 इसलिए गए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी कमजोरी है कांग्रेस में, उन्हें रोक नहीं सके। और उन्हें अगर रोक लेते बोथ सिद्धरामैया जी और कांग्रेस तो ज़रूर ये हुकूमत ना आती और मुसलमानों पे इतने बड़े मसाइल ना पैदा होते। जी सर, एक सवाल ये है कि कांग्रेस में अभी 7 मुस्लिम एमएलए, एक ज़माना हुआ था 15 से ज़्यादा भी हुआ करते थे। अब आगे 23 में क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नंबर गिर रहे हैं उम्मीद है कि 7 भी ना आए, ये कहना मुश्किल है, बाद में देखेंगे। अब ये बताइए कि मुस्लिम कितने कैंडिडेट आप जेडीएस से आने की उम्मीद है और क्या मुस्लिम कैंडिडेट मार्केट में अवेलेबल है जिनको टिकट दिया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक मार्केट में अवेलेबल की बात आप कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है और उसमें से 50% जो है केपेबल भी हैं और 50% केपेबल ना होते हुए भी अवेलेबल हैं। ये मुसलमानों में है, मुसलमान कैंडिडेट्स जो हैं 50% ऐसे आके हमारे से डिमांड करते हैं पार्टी से कि हम भी कैंडिडेट बनेंगे, वो हमें भी फॉर्म दीजिए। ऐसे लोगों में, ऐसे कैंडिडेट्स के अपने आप को जो पेश करते हैं उनमें से 50% केपेबल भी हैं, 50% इनकेपेबल भी आके डिमांड करते हैं, वो पार्टी छानेगी। लेकिन जितने हम पार्टी से देना तय किए हैं, ये एक मरतबा कुमार अन्ना ने साफ साफ ऐलान किया था तकरीबन 25 तक को देने का इरादा रखते हैं। लेकिन हम जो हमारे प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम साहब हैं और बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, बीएम फारूक साहब हैं और एनबी नबी साहब हैं, एनएम नबी साहब, ये सब लोग, ये मोहित अल्ताफ़ वगैरह हैं, सब इन हमारी कोशिश है कि हम सॉर्ट आउट करें कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुसलमान जीतने का चांसेस ज़्यादा हैं और पिछली दफ़ा मुसलमान ने किस जगह से सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे, उस जगह से टिकट दिलाएं, ये हमारी कोशिश है। हाँ, तो मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि आप नंबर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं डालते हैं, आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे मजबूत है और जीतने की उम्मीद है वहाँ पे आप टिकट देंगे। हमारा जितने मुस्लिम लीडरान हैं, हमारा यही ख्याल है। जबकि कुमार अन्ना ने 25 का वादा किया है, हमारी ख्वाहिश है कि जहाँ जीतने का ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे दिया जाए। सर, एक बात आपसे लास्ट पे पूछूंगा कि हमने पिछले 15 साल का जायजा लिया, मतलब 3 इलेक्शन का पूरे कर्नाटका का, जिसमें एक सैंपल आपको बात करता हूँ, वो है टुमकुर। टुमकुर में देखा गया कि बहुत सारे सीट पे नंबर 2 पार्टी हमेशा उभर के आई है जेडीएस, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों का वोट, अक्सरियत वोट कांग्रेस के गया है, जिसकी वजह से आप लोग वहाँ हारे हैं। जब एक तरफा वोट होता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जहाँ पे जेडीएस जीत रही है वहाँ मुसलमान जेडीएस को सपोर्ट करें और जहाँ कांग्रेस जीत रही है मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करें, इससे दोनों पार्टियों का फायदा होगा, ऐसा कुछ ये सोचा जा सकता है? ये जो आपका सवाल जो है हाईली इंटेलेक्चुअल सवाल है जी, और इसे
सारे मुसलमानों के लिए ये सवाल है, सिर्फ जेडीएस के लिए या जेडीएस लीडर के लिए नहीं। देखिए अभी अभी आपने साफ कहा कि टुमकुर में 5 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर जेडीएस के चांसेस ज़्यादा हैं और वो बिल्कुल करीब में आके हारे हैं, जीतने वाले कैंडिडेट के करीब आकर हारे हैं। और वहाँ हमारी कौम के लोगों ने अक्सर जो है एक तरफा वोट करके कांग्रेस को वोट दिया, और उन्होंने वोट नहीं दे दिया। वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस जाके वहाँ मुसलमानों को वोट देने पे उभारा, उन्होंने ये काम नहीं किया जो आपने किया है। जी। आपने जो एनालिसिस किया वो काम वो भी करना चाहिए। ऐसे जो तंजीमें हैं उन्हें चाहिए कि ये एनालिसिस जैसे आप किए हैं वैसा करें, और जहाँ जेडीएस जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ भी कांग्रेस को जाके वोट देने के लिए कह देते हैं तो जीतेगा बीजेपी, नुकसान सारे मुसलमानों को भी होगा और सेक्युलर अवाम को भी नुकसान होगा। आपकी कोशिश ये है कि एक तरफा वोट दिलाने की, ये नहीं करना चाहिए। एनालाइज करके जहाँ सेक्युलर कैंडिडेट जीतने वाला हो वहाँ जो भी पार्टी हो उसके तरफ बात करनी चाहिए। इसके बजाय बहुत सारी तंजीमें ऐसी बन गई हैं जो एनालिसिस नहीं करते बल्कि जाके लोगों को वोटों के लिए उभारते हैं। ये मेरे ख्याल में बेहतर है कि वो एनालिसिस करके बाद में काम करें। जिस तरह आपने एनालिसिस किया है इसी तरह, सिर्फ आप टुमकुर की मिसाल दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सारे रियासत में इस तरह का एनालिसिस होना चाहिए और तंजीमों को चाहिए ऐसा एनालिसिस करें। हम पार्टियों के पास ये एनालिसिस रहता है, जी जी, हम जाके सब जगह वोट मांगते हैं, लेकिन लोगों को उभारा जाता है कि हमारी पार्टी वाले हमारी पार्टी की तरफ उभारते हैं, कांग्रेस कांग्रेस की तरफ उभारती है, बीजेपी बीजेपी की तरफ उभारती है। लेकिन दीगर तंजीमें जो काम करती हैं वो केक पर का जो क्रीम है वो बन जाता है। हमने पूरे हर सीट का जायजा किया है, एनालिसिस किया है। पिछले 1 साल से हम डेटा पे काम कर रहे हैं और हमको पता है कि नंबर 2 जेडीएस कहाँ है, नंबर 2 कांग्रेस कहाँ है। अब ये है कि आपने जैसे कहा कि लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं अगर इस बात को समझ के लोगों तक पहुंचाए तो शायद ज़्यादा फायदा हो सकता है। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक हमारे कर्नाटक की रियासत को अच्छी हुकूमत लाने की खातिर आपने एनालिस किया। किसी पार्टी से जुड़े ना होकर भी आपने अवाम की भलाई के लिए ये एनालिसिस पूरे रियासत में किया है। मैं दुआ करता हूँ कि आपका एनालिसिस कौम के लिए काम आए और आइंदा चलकर यहाँ पर फस्ताई ताकतें की हुकूमत ना होते हुए सेक्युलर हुकूमत आने की तरफ मददगार हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आके बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।